या अभी मैं दूसरे देशों में जो मैं गई उसके कुछ अनुभव बताऊंगी। सबसे पहला ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ जितना बुज़ुर्ग लोगों की लोग सुनते हैं, नए नौजवान लोग चुपचाप एक श्रोता बन करके, वहाँ पर वो नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर लोग जब देखते हैं, जर्मन लोगों ने मुझे कहा, लड़कों ने, लड़के लड़कियों ने, कि आप लोग इतना कैसे सुन लेते हैं दूसरों का, करीब करीब पौन घंटा आधा घंटा आदमी बोलता रहता है और आप लोग सुनते हैं, ये चीज़ हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आदान प्रदान वहाँ नहीं हो दूसरे देशों में, तो लोग सुनने को तैयार नहीं, किसी का इतना नहीं सुनेंगे, जब केवल इसलिए कि उनका अनुभव ज़्यादा है और वो उम्र से बड़े हैं इसलिए नहीं सुनेंगे, या वो विद्वान हैं, या उनके ऊपर कोई उपाधि है, या किसी पद पर बैठे हैं इसलिए, या वो प्रोफेसर हैं। इस तरह का कोई सुनने का कल्चर वहाँ नहीं है कि हम श्रोता बने रहें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों को लेनी चाहिए। दूसरा है कि हम लोगों को जितना लगता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जितना स्वातंत्र्य है, तो कई चीज़ों में स्वातंत्र्य है, मगर कई चीज़ों में इंडिविजुअलिटी की एक हद भी हो जाती है, एलियनेशन की हद हो जाती है। और हमको ये समझना होगा कि ये चीज़ क्यों आई है। गांधी ने क्यों कहा कि ये एक शैतानी संस्कृति है? इसका मतलब कोई भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। अद्वैत की बात करेंगे मगर जाति पर जाति उपजातियाँ मानते रहेंगे। विदेशों में जो है, दूसरे देशों में मैंने ये देखा कि एलियनेशन बड़ी बड़ी कंपनीज़ का राज्य है, इसलिए हर घर एक जैसा दिखेगा, हर घर एक जैसा, एक ही तरह की खिड़कियाँ, एक ही तरह के दरवाजे। तो ये देखकर इतनी मोनोटोनी पैदा होती थी। और मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि वो फैक्ट्रीज से बन करके आता है, तो वहाँ के जो इंडिविजुअल लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। वो बिल्कुल कहीं गांव में एक हाथ दुख के जो है एक म्यूज़ियम के तौर पर करते हैं काम, और वो जो सब कारपेंटर्स वगैरह मशीनीकरण के नाम पे वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी बात कि आप मीलों चलते जाइए, लोग नहीं दिखाई देंगे आपको। इसका कारण क्या है कि ये लोग इतने बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इन्हीं लोगों ने बताया, इनके ही युवा लड़के लड़कियों ने बताया कि हम लोग बहुत इनसिक्योर हैं। हम लोगों को लगता है कि बाहर के लोग आ करके हमारे ऊपर हमको डोमिनेट नहीं करने लगे। तो इन लोगों ने जो मशीनें बनाई वो भी इतनी ज़्यादा माल पैदा करती हैं कि इनके मॉल्स में जाइए अगर, तो बहुत कम कस्टमर्स दिखाई देंगे। साफ समझ में आएगा कि इनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, और इन कस्टमर्स की खोज में तब ये दूसरे देशों में जाते हैं और हिंसा करते हैं। और ये हिंसा के आधार पर ही फिर धर्म भी बदलने का कार्यक्रम चलता है। यानी धर्म, फंडिंग एजेंसी और सरकार, ये तीनों मिल करके एक त्रिकूट बना हुआ है जो कि दूसरे देशों पर में जा कर के एक बाज़ार पैदा करने का काम करता है। एक बार मुझे याद है कि मैं जब संस्था चला रही थी तो मेरे सामने ये आया कि कारपेट इंडस्ट्री, हमारे यहाँ जो कारपेट में काम करने वाले लोग हैं वो कारपेट इंडस्ट्री बंद की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें चाइल्ड लेबर काम करता है। तो आप पैसा लीजिए, पैसा देने को एकदम तैयार। तो मुझे सवाल उठा, बाद में समझ में आया, क्योंकि मैं जब जर्मनी में गई तो मैंने देखा कि वही जो कारपेट यहाँ पर 1000 में, 5000 में, 10,000 में मिलता है, वो वहाँ पर करीब करीब 4 लाख में मिलता है। मार्क्स, उस समय मार्क्स चलता था जर्मनी में, तो वो इतना महंगा एक शीशे में मढ़ा हुआ वो रखा हुआ था। और ये चूँकि उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था तो वो लोग यहीं से ख़रीदते थे। तो वहाँ की कारपेट इंडस्ट्री बंद हो रही थी और इसलिए उन लोगों ने ये कारपेट का बनाया। इसी तरह से यहाँ महाराष्ट्र में हर्बल चीज़ों पर बहुत खोजबीन करके आप उनका सेमिनार लीजिए। जो वैदू लोग हैं, जो वैद्य लोग हैं, जो गांव-गांव में घूमते हैं, कुछ वनस्पतियाँ देते हैं, इन चीज़ों की आप जानकारी लेकर के उनको कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, उन लोगों का सेमिनार लीजिए, पूरी जानकारी इकट्ठी कीजिए। इसके लिए भी बना एक बार, वो भी मुझे समझ में आया कि ये एक तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हमारे देश की सारी जानकारी लेने का है। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ती है इस वायलेंस की इन लोगों को? क्योंकि अब तो वैसा उपनिवेशवाद चल नहीं सकता है कि हम पूरे के पूरे देश को अपना गुलाम बनाएं। हमको उसके बाज़ार पर हावी होना है, उसके बाज़ार पर कब्जा करना है।
तो कई तरह की खोजें की जाती हैं, आपके ब्रेन को वॉश करने के रिसर्च होते हैं, कैसे एडवर्टाइज़ करना चाहिए कि जिससे दिमाग पर असर पड़े और आप खुद ही गुलाम बनने के लिए तैयार हों, आप खुद ही हमारा सामान लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह से ये चीज़ें वहाँ विदेश जाने पर, परदेश जाने पर बहुत चीज़ होती है, समझ में आती है। उसके बाद आप देखिए कि कैसी स्थिति है वहाँ औरतों की, कैसी स्थिति है वहाँ बूढ़ों की, कैसी स्थिति है युवाओं की। बेहद ज़्यादा युवाओं में कंपटीशन है, बेहद ज़्यादा। किसी लड़के से आप जाते सुर में मिलिए, मुझे टाइम नहीं है, यानी टाइम इज़ मनी। ये हमारे यहाँ आकर के बेंजामिन बोलता था, टाइम इज़ मनी। टाइम देना यानी बहुत बड़ी बात उन लोगों को लगती है, क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही बताया गया है कि इस कंपटीशन में, क्योंकि वो एक जाल बना हुआ है, वो जाल के ऊपर जो रहेगा वो इसके आगे जा सकेगा, उस जाल में फिल्टर होकर के जो नीचे चले गए वो उसके नीचे रह जाएंगे। और कुछ भी करके आप कुछ इस जाल को हटा नहीं सकते हैं। स्कूलिंग इस तरह की है, इस तरह का मिलिट्री सिस्टम है कि वो पूरा का पूरा आप डी स्कूलिंग भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर ये प्रयोग करना भी वहाँ कानूनी तौर पर ये है। तो अगर इस कंपटीशन में टिकना है तो एक सिंगल मैन ही टिक सकता है, सिंगल मैन, सिंगल वीमेन, सिंगल वीमेन में भी सिंगल मैन ज़्यादा। तो इस तरह से ये सिंगल मैन का कल्चर वहाँ बना है, और इसलिए वहाँ परिवार नहीं टिक पाते हैं। आप देखिएगा कि बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम अकेले रहो। एक छोटे से बच्चे को भी आप कमरे में अकेले रख रहे हैं, क्यों? इंडिविजुअलिटी के लिए नहीं, उसको अकेले इसलिए रखा जाता है अकेलेपन की आदत लगे, एलियनेशन की आदत लगे। कम्युनिटी वहाँ टूट चुकी है, तो वहाँ औरतें भी अकेली हैं, पुरुष भी अकेले हैं। बूढ़े लोगों को तो ओल्ड पीपल्स होम में डाल दिया जाएगा, जो जिनको घर नहीं है उनको